के बचे हुए उनकी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6। सर एक ना डाउट था कि उस दिन जो आपने आई थिंक एक सेंटेंस बोला था ना कि अगर जब मंथ्स में दे रखा होता है तो कुछ, तो आपने कहा था कि आई थिंक ईयर का देख लिया करो कि वो कितना बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यही कहा था ना आपने। हाँ, तो सर अब जैसे कि अगर वो कुछ जैसे 4 है 12 है, मतलब 4 के ऐसे चल रहा है तो ठीक है। अगर वो दूसरे नंबर्स हैं 5 है 7 है तो फिर कैसे लेंगे उसको? मतलब 5 मंथ्स, हाँ। तो 5/12 कर दो। नहीं, जैसे ईयर मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 5 मंथ्स है जैसे, तो हम्म। होल 12 का होता है पूरा ईयर, तो 5/12 ऑफ ईयर लिखोगे उसको। ठीक है। तो फिर तो सर मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें 9 बाई वो कर देंगे ना 12। अच्छा, चलो आप लोग पहला क्वेश्चन पहले करना चाह रहे हो ना। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹16,800 इन 9 मंथ्स। तो 6 का ए है। अभी करते हैं 6 वाला, पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। मतलब जैसे 9 मंथ्स है ना, तो आप इसको 3/4 ईयर बोल सकते हो। ठीक है, तो जो भी एक साल का इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा हाँ उसका, वैसे करो। हाँ उसका 3/4 कर देना। ठीक है। तो फिर सर जैसे लाइक 20 मैंने करा था, जैसे कि 25t/400 इंटू 3/4, तो जिससे वो 75/1600 आ जाता है, राइट? सिंपल इंटरेस्ट। रुक जाओ। और जैसे तुमको वो किया होगा ना तुमने कि जो 16,800 है, 16,800 का 25/4% निकाला होगा। है ना? हाँ, हाँ, कितना आता है वो बताओ जरा, सॉल्व करके इसको। ऐसे करा था कि लाइक प्रिंसिपल को 100, मैंने सिंपली कर दिया कि जैसे रेट हमेशा प्रिंसिपल पे होता है, तो 25%/4 ऑफ पी, जो कि मुझे पता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का होगा। तो पी तो तुमको गिवन है ना यहाँ पर, 16,800। बट ये तो अमाउंट नहीं हो गया। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट, मतलब देखो यहाँ वर्ड बेशक अमाउंट यूज किया हुआ है, लेकिन ये अमाउंट बता रहा है कि प्रिंसिपल ही है ये। ओके, मुझे इस वो चीज में कंफ्यूजन हो गया था, तो वो मतलब अमाउंट टू होता है। हम्म। वो अमाउंट टू होता है सर, है ना? मतलब वो अमाउंट टू, हाँ अगर ये बोलता कि अमाउंट ₹16,800, तब यहाँ पर आप ये बोल सकते थे कि वो प्रिंसिपल नहीं है, तब वो अमाउंट होता है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये बोलता है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹16,800, तो मतलब ये अमाउंट ही प्रिंसिपल है। ये वैसे वाला अमाउंट की बात कर रहा है, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में किसी पैसे को अमाउंट बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो तो थोड़ा सा मतलब इसका वो निकाल दो और फिर इंटू 3/4 कर दो, राइट? बस हो गया काम। ठीक है। अब वैसे ही 6 वाला जैसे आप लोगों ने किया कि 6 वाला बोलता है सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब ये अमाउंट है आपका, ये जो 7/6 बना ना, ये अमाउंट है। बोल रहा ना ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ, मतलब पहले कोई भी पी रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ तो वो 7/6 बन गया। तो आप ये बोलोगे कि 7/6 बनने का मतलब क्या है? ए सम ऑफ मनी, सम becomes 7/6 ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है ना, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और अभी जो है वो अमाउंट जो है वो बन जा रहा है 7। सिंपल इंटरेस्ट है 1 का, 1 आउट ऑफ 6। तो आपने बोला 1 आउट ऑफ 6 कितना होता है, इंटू 100 कर दो इसको, तो ये बनता है आपका 16/2/3%। ये इतना टोटल इंटरेस्ट मिलता है आपको, और बोला ये मिल रहा है आपको 3 साल में, तो इसको 3 से भी डिवाइड करोगे आप,
तो या तो ऊपर डायरेक्ट ही डिवाइड कर लो, 1/6 ऑफ 1/3 इंटू 100 कर दो, और या फिर यहाँ पर जो 16/2/3 निकला है इसको भी अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 50/3 अपॉन में 3 अगर कर दोगे इसको, तभी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। कितना आ रहा है आर्यन? 5/9। 5/9% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। बताओ अगर किसी को डाउट है इसमें तो। मुझे तो पूरे कॉन्सेप्ट में डाउट है किसको? सर। उर्वशी। उर्वशी? Yes. उर्वशी मैं तुमको कल ही बोला था ना कि अभी तो क्या है ना, परसेंटेज ही नहीं पढ़े हो आप लोग ना, तुम लोगों को बैन लगाना पड़ेगा ना, जो लोग बिना परसेंटेज के इस क्लास को करेंगे। चलो बताओ बताओ क्या कह रही हो? सर तो परसेंटेज वाला तो आज समझ में आ गया था। हाँ नहीं ऐसा होता है, देखो अभी तुमने परसेंटेज का ना सिर्फ ए फॉर एप्पल पढ़ा है, अभी परसेंटेज की प्रॉब्लम्स आएंगी, परसेंटेज की एप्लीकेशन पार्ट आएगा, और वो सारा कुछ करने के बाद ना परसेंटेज की 3 क्लास तो एप्लीकेशन वाले पार्ट की आप लोग करोगे, उसके बाद जाके आपको कोई लगेगा कि मतलब यू विल फील कंफर्टेबल इन परसेंटेज। तो आज जो मैंने बताया वो तो सिर्फ डेफिनेशन पार्ट था परसेंटेज का, ठीक है? तो इसमें दुखी होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, जो समझ आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा तो दोबारा पक्का आएगा, जब तुम परसेंटेज एक बार पढ़ोगे ना पूरा डिटेल में, तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? ओके सर। महक तुम बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया सबको कि 6 से Yes, 7 sir. हुआ 1/6 इन 3 ईयर। चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर टाइम पूछा है आप लोगों को। Four years. हाँ जी बताओ, बाकी लोग एक ही आवाज आती है, बस 1-2 आवाजें। 11 लोग हैं, 11 आंसर आने चाहिए, और वो भी सेम। कितना बताओ? सर मुझे 4.5 इयर्स है। 4 ईयर नहीं आएगा पूरा पूरा। सर आ गया, 4 इयर्स आ गया। है ना? देखो आप लोगों को बोला था, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना भाई, 450 रुपीज टोटल है, 81 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप पहले यही चेक कर लो कि ये 81 जो है आपको 450 पे अगर मिल रहा है, तो ये 450 का कितना परसेंट है।
आपने चेक किया होगा, ये आ रहा होगा 18% टोटल। अब हो क्या रहा है कि पर एनम 4.5% पर एनम है। तो अगर तुमको इसको 4.5 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं पता चल जाएगा कि कितने साल के लिए होगा? 4 साल। देखो मैं जो कल आपको 4 या 5 प्रॉब्लम बताया, उन 4-5 प्रॉब्लम के अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ पर। सब में वही चल रहा है। कल भी मैंने यही बात बोली थी कि जितना भी आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को आप लोग कैलकुलेट करो प्रिंसिपल का वो कितना परसेंट है। तो आपने देखा कि 18% होता है, लेकिन मुझे तो एक साल में 4.5% ही मिल रहा है। तो मैं 4.5 से अगर डिवाइड करके देखूंगी कितने साल में मिलेगा, तो 4 साल आ जाएगा ना। क्यों कितना? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बोला सर? क्वेश्चन नंबर 11। सिक्स परसेंट। अच्छा, मुझे एक बात आप सब लोग बता दो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं समझ आया तो मैं पहले वाली क्लास दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ, बट द वे यू आर रिस्पोंडिंग ना, इतने बेसिक क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों का किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल जीरो से गया है तुम्हारा वो जो है कंसेप्ट। क्योंकि इतना, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तो अभी हम कंसेप्ट में गए ही नहीं है आगे ना। अगर नहीं समझ आया तो अभी बता दो, रिपीट कर लेंगे कल वाली क्लास। और ये पक्का है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसी यही वजह है कि नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कल की क्लास करने के बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को करने के लिए मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, आपका 6th वाले में भी थोड़ा सोचना था कि फ्रैक्शन के ऊपर डाउट होता है हमें, है ना। सब यहाँ भी चलो थोड़ा सा सोचना था, लेकिन इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिंपल इंटरेस्ट का मोस्ट बेसिक क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का कि 12,000 से 15,500 हो रहा है, 3,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल में। 1 साल का निकाल लो, 4 से डिवाइड करके उसको प्रिंसिपल पे चेक कर लो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हो गया काम खत्म। प्रिंसिपल आपका 12,500 है, अमाउंट आपका 15,500 बन जाता है 4 साल में। 3,000 का ऐसा ही मिला। अगर 3,000 4 साल में मिल रहा है तो पर ईयर मिलेगा आपको 750 पर ईयर। सर 6 years है इसका आंसर। सर नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। सर 6 नहीं है इसका आंसर, ऑप्शंस दिखा दो सर। ऑप्शन से 6 है सर आंसर इसका। हाँ, अभी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब जैसे 750 पर एनम मिला, तो बस यही तो देखना है कि 750 12,500 का कितना परसेंट होता है। 750 आउट ऑफ 12,500 इंटू 100, इसको आप कट करो और ये आपका आ जाएगा 6% पर एनम। ये तो कल वाली क्लास का हमारा मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया ही यही था। क्यों कीर्तना? अंतरा बताओ। हाँ सर। अभी तो हम सिंपल इंटरेस्ट के असली मतलब क्वेश्चन पे गए ही नहीं है। ये तो मतलब
सिंपल इंटरेस्ट के मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो वही है जो कल थे, बस मैं डायरेक्टली करवा दे रहा था, ये यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के साथ आ गए। क्वेश्चन किया करो, पता है जरूरी होता है करना। सर एक हम्म। क्वेश्चन था सर, हाउ आई अप्रोच्ड दिस क्वेश्चन वाज कि जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, हाँ। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। हम्म। तो सर फिर मैंने कल का क्लास नहीं लिया था तो मुझे ढंग से पता नहीं, तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो किया है वो मैं बता देती हूँ कि अगर 15,500 का उसका बन रहा था, तो मैंने 12 था प्रिंसिपल में से उसका 15,500 को माइनस करके जो भी इंटरेस्ट आया इजी वो लिख के इज इक्वल टू 12,500 इंटू 4 इंटू आर बाय 100 किया है। ठीक सर है, ऐसे मैंने आर कैलकुलेट किया है। तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर। देखो फॉर्मूला तो कभी गलत हो ही नहीं सकता ना, बट मैं तो, हम जो कल की क्लास में हम बताए थे, हम तो बिल्कुल एक लॉजिकल सीक्वेंस आप लोगों को बताए थे कि भी आप बिल्कुल मतलब, हम तो मैथमेटिक्स की बात ही नहीं करते हैं। आपने नॉर्मल एक 12,500 का लोन लिया, आप हम्म 15,500 बैंक को दे रहे हो वापस, हम्म। तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, वही तो इंटरेस्ट है। हाँ जी सर। तो आपने बोला कि जी 3,000 एक्स्ट्रा दिया हमने 4 साल में, तो अब आपको पता चला कि यार अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए तो पर ईयर का पता होना जरूरी है, तो आपने उसको 4 से डिवाइड कर दिया, जिससे पता चला कि एक साल में 750 हम्म। मिल रहा है। हाँ अब जी। अगर आप 750 पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पे करते हो, तो उसका कोई रेट तो होगा ना देने का, और वो रेट हम किस पे देखते हैं, प्रिंसिपल पे देखते हैं। तो हम्म। 750 प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही रेट है। ठीक है सर। ठीक है सर, ये थोड़ा ज्यादा मतलब इन हेड करने वाला सब हाँ मतलब आपने लॉजिक बताया, मैंने थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है तो थोड़ा मतलब हाँ, वैसे ही मतलब है कि ये सब चीजें पता है, ये सब चीजें जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये सब प्रॉब्लम है ना। मैं लिटरली बताऊं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करने के बाद, चैप्टर अच्छे से कर जाने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं लगना चाहिए, नोट मोर देन, मतलब इवन 20 सेकंड्स में ये हो जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन में कुछ टाइम के बाद। क्यों? हम्म। क्योंकि अगर आपको लॉजिक पता है कि हम इतना ले रहे हैं तो उतना दे रहे हैं, 4 साल में दे रहे हैं, तो एक साल का 750, और 750 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12,500, काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, चलो। तो मेरा इंटरनेट इशू था। सर अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए हैं? क्वेश्चन अभी हमने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6, 11। ओके सर। ठीक है, और उसके, हाँ 7, 6 और 11 ही हुआ है अभी। सर अम, आप लोग कैलकुलेशन कैसे करते हो, मतलब कैलकुलेटर से? मैं नहीं, मतलब सर मेरा कॉन्सेप्ट वाइज ठीक होता है पर कैलकुलेशन की कैलकुलेशन में टाइम टाइम पे लगता नहीं, है ना। मतलब कैलकुलेशन की वजह से आंसर्स भी रॉन्ग आ जाते अच्छा, एक मिनट रुकना जरा अभी। ये करो क्वेश्चन नंबर 18।
C 1052. सर इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला हमारा 6.5 आ रहा है। मेरा आंसर गलत आया है अच्छा 6.5 आ रहा है, ठीक है, उसके आगे सर। फिर 11.5 से करके अच्छा हाँ, एक सेकेंड 76 तो हाँ मेरा हाँ भी 6.5 के बाद आप उसमें 4 ऐड करेंगे है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिवाइड मतलब उसका परसेंट निकालेंगे, मतलब 10.5 अपॉन 800 इंटू 100 करके। हम्म, तो फिर तो मेरा नन ऑफ दीज आ रहा है। ये तो उसको तुमको ऐड करना होगा ना 800 में, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। किसको ऐड करना होगा? कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर, कितना आ रहा है? 252 आ रहा होगा ना? नहीं सर, ऑप्शन में नहीं है, तभी नन ऑफ दीज आ रहा है। हाँ सर मेरा 252 आ रहा है। हाँ तो 252 को 800 में ऐड कर दो, 1052 हो जाएगा। अच्छा ओके सर। तो तुम्हारा तुम्हारा इसलिए नहीं आ रहा है कि जिसका मतलब 252 नहीं आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम 1 साल का कर रही हो, 3 साल का करना है। क्योंकि 1 ईयर का बनेगा ना 10.5, तो बाकी अगर 3 ईयर्स हाँ का हाँ करोगे हाँ तो सर, वही मैं 1 साल हाँ का गई थी। इंटू 3 भी करना पड़ेगा ना। अब देखो उससे भी आसान काम बताते हैं तुमको। अगर तुमको बोला कि देखो ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्व करना था और ये क्वेश्चन बन गया था, आपका हाथ पे रख के बना हुआ था ये क्वेश्चन ना। बोला कि 800 becomes rupees 956 in 3 years at certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will rupees 800 becomes in 3 year? अब मुझे एक बात बताना, आप सब लोगों ने चलो ये अच्छा किया कि आप लोगों ने 800 और 956 का डिफरेंस किया, उसको 3 से डिवाइड किया, फिर देखा वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही किया ना सब लोग, तभी 6.5 आया है ना। यस सर। अब सुनो, अगर आप लोग इसको नहीं भी करते, पहले वाला स्टेप अगर आप लोग नहीं भी करते और आप लोगों को बोला कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, तो आप जितना भी इंक्रीज हुआ है अगर उसी का इंटरेस्ट निकाल लो तो क्या दिक्कत है? जैसे आपको पता है कि 4% से इंक्रीज हुआ है, तो आप देख लो 1 साल में अगर 4% इंक्रीज हो रहा है तो 3 साल में कितना इंक्रीज होगा? 12%। 800 का 12% निकालो कितना होता है? यहाँ करते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे आप लोगों को बोला गया कि 800 बिकम 956 इन 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जो भी रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जो भी रहा, तो आप लोग बोलोगे, सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक्स रहा, तो 4% और ऐड हो गया, उसका 4% पर एनम के हिसाब से ऐड हुआ। तो आपको ये तो पता ही है ना कि एक्स का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे तो जितना इंक्रीज होना था वो हो चुका है ना। अब आपको ये देखना है कि अगर 4% पर एनम से आप बढ़ा देते हो उसको, तो वो कितना और इंक्रीज होगा। तो आप बोलोगे कि 1 साल में अगर 4% पर एनम बनता है तो 3 साल में कितना बनेगा? 12%, मतलब 12% से ये इंक्रीज होगा। तो आप अगर 800 का 12% ही निकाल लो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। देख लो 12×96, ये आ गया 96, और 96 को यहाँ ऐड कर दो अगर, तो भी तो आ जाएगा आंसर आपका 1052। भाई अगर मैं बोलूँ आपके पास के 956 रुपीज हैं और उसके बाद कुछ पैसा बढ़ गया, तब भी तो आंसर आ जाएगा ना। कि आप पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, फिर उसमें 4% ऐड करो, फिर 10.5% निकालो, ठीक है। स्टेप आपने सब सही किए, गलत किसी का भी नहीं है, आंसर आप सब करेक्ट निकाले हो। लेकिन मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर लोगे ना तो थोड़ा टाइम बच जाएगा आप लोगों का। कि 800 956 जितने जिस भी रेट पे बनना था वो बन चुका है, उसके आगे जो 4% से इंक्रीज हो रहा है ना, जब उसी 4% को निकाल लो, काम खत्म हमारा। तो आपने देखा 1 साल का अगर 4% है तो 3 साल का 12%, और 12% 800 का निकाला तो 96 आया,
और 96 को आपने 956 में ऐड कर दिया तो आपका 1052 ही आ जाएगा वापस से। ठीक है, ये इजी है ना, ये भी बोलो। यस सर। हाँ मतलब करा आप ये तो लोगों ने दिमाग सब। में हो जाता, हाँ ये तो दिमाग में हो जाता अगर दिमाग लगाते। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मतलब चलो वो धीरे धीरे आप लोग जैसे सॉल्व करोगे ना एक्सरसाइज को, वो चीजें सब समझ आने लगेंगी कि कहाँ पर हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ एक। And you have 1 minute to answer this question. कौन सा क्वेश्चन? 27. सर सी है क्या इसका आंसर? 15,000। 15,000। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 3 साल में आप जो है 12 इंटू 3 36,000 पे करोगे। 12 इंटू 3 36,000 बोल रहा हूँ, 36% पे करोगे एंड दैट इज इक्वल टू 5400। तो 36% का वैल्यू अगर 5400 है तो आपको पूरा वैल्यू बताना था, वो आपका आएगा 15,000। चलो वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सर ट्रेबल्ड क्या है? हम्म सर ट्रेबल्ड क्या है? इसमें क्वेश्चन में लिखा है द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 years। ट्रिपल मतलब होता है 3 टाइम्स होना। सर इसका आंसर 1200 है। हाँ 1200 आंसर है। 100, हाँ 1200 होना चाहिए। Data in my bad. Data inadequate. Data inadequate. The simple interest on a certain sum of money will be rupees 600 after 10 years. If the principal is trebled after 5 years, what will be the total interest at the end of 10 year? तो मैं डेटा इनएडिक्वेट का जरा जस्टिफिकेशन दो, क्यों लगा तुम्हें ऐसा? सर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं। अच्छा, जिसका 1200 आया वो भी जस्टिफिकेशन दो अपना। सर अगर मैंने ऐसे करा लाइक कि अगर जैसे पर ईयर का इन्होंने 600 है राइट, 600 पे करते हैं तो 10 ईयर का डिवाइड करने पे पर ईयर का हो जाएगा 60 रुपीज राइट। ठीक तो है। फिर 5 सालों में हो गया 300 और फिर इन्होंने क्या बोला ट्रेबल्ड हो गया ना प्रिंसिपल, तो 3x हो गया। यस अगर जैसे 5 साल में इतना है 300 है तो अगले वाले में भी हो जाएगा 300 इनटू और 3। इंटू 3 कर दिया मैंने।
ठीक है। आर्यन पता है क्या है यहाँ हाँ पर सर, ना, 1200 होगा, मैं समझ गया। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या बोलता है आपको कि अगर 10 ईयर में, बोला कि अगर 10 साल में कोई पैसा 10 ईयर्स में 600 रुपये बनता है, 600 रुपये बनने का मतलब ये कि जब उसने बता दिया कि 600 बनता है तो फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत है नहीं। वो बोलता है कि अगर 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, अगर प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो जाता है, तो आप बोलोगे कि पहले फर्स्ट 5 ईयर में, फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको 300 मिलेगा, क्योंकि 10 साल में 600 मिल रहा था, तो फर्स्ट 5 ईयर में 300 मिल गया। और अगले 5 साल के लिए आपका मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में हुआ क्या, प्रिंसिपल जो है ना 3 टाइम्स हो गया। तो प्रिंसिपल अगर 3 टाइम्स हुआ है तो आपको मिलने वाला इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स हो जाता है, तो 900 इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो 900 इधर से, 300 उधर से, दोनों को ऐड करोगे तो 1200। ठीक है, चलो तो अब हम थोड़ा सा उस कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैं बोल रहा था आज आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ो, फिर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। बोलता है रीना टुक ए लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बोलता है कि एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना जहां पर बोलता है कि एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पर होता क्या है कि आपको जो भी टोटल इंटरेस्ट आप पे करते हो ना वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जैसे अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि आप ना 4% पर एनम से इंटरेस्ट पे करते हो 4 ईयर्स के लिए, तो टोटल 16% पे करते हो, इंटू होता है ना आर इंटू टी करके, तो टोटल इंटरेस्ट बनता है ना, तो 16% बना। 16% परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट आप बोले कि 5% पर एनम आप पे करते हो और 5 ईयर के लिए, तो 25% बना, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद आप बोलते हो कि 6% पर एनम पे करते हो 6 ईयर्स के लिए, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो होगा क्या, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि द टाइम पीरियड जो है आपका वो एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है, तो उस केस में हमेशा ये होगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट जो होगा ना वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे अब आप लोग क्वेश्चन वहां देखोगे तो आपको समझ आएगा। बोलता है कि 1200 रुपये लोन वो दिया, रीना टू के लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब नंबर ऑफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। और बोलता है इफ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे कि 432 रुपीज अगर उसने इंटरेस्ट पे किया 1200 रुपए पे, तो पहले आप यही देख लो कि 432 1200 का कितना परसेंट होता है। तो कितना होता है ये 36। ये बनेगा आपका 36%। और टोटल इंटरेस्ट अगर आपका 36 बन रहा है ना, तो इसका बस स्क्वायर रूट कर देना। आप बोलोगे कि 6% पर एनम फॉर 6 ईयर्स, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां पर हमेशा वो लोग जो ना एक ऐसी वैल्यू आप लोगों को देते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। जैसे आपको बोलता है कि आपने ना 15,000 रुपए का लोन लिया, 15,000 का, मतलब प्रिंसिपल इज 15,000, और बोलता है कि आप जो है 6,337.5
6337.5 का सिंपल इंटरेस्ट पे करते हो, और बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। फॉर क्या बोलता है, फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर 432 की जगह मैंने क्या कर दिया 6337.5, और 1200 की जगह मैंने कर दिया वहाँ पर 15,000। तो आपको बताना है कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो कि 6337.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 15,000 इंटू 100। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है ये। ये आएगा 42.25% टोटल, ठीक है। और 42.25 का आप लोग स्क्वायर रूट करो, आपको पता चल जाएगा कितने साल के लिए और कितना परसेंट पर एनम है। क्योंकि जितना भी टोटल इंटरेस्ट आएगा ये पक्का है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, 6.5। हाँ, ये आपको बताया गया था कि 6.5% पर एनम, मतलब यहाँ तो ईयर है चलो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6.5% पर एनम ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना मतलब थोड़ा कम ज्यादा डरना मत। 42.25 का हाँ यही आ रहा है। हाँ 6.5 आएगा ना। हाँ हाँ, तो ये मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको बोलता है कि एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर जो है वो सेम है, तो वहां पर उस केस में हमेशा जो टोटल, जो रेट मतलब टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो एक मिनट रुको जरा। सर एक बार कंफर्म करना था, जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 42 के अंदर हम ऐसे करके देखते थे ना कि 49 का 7 है तो फिर 6 कर दिया एंड देन 6.25 आया, तो वो फिर हम पॉइंट लगाकर 5 का होता है, तो मतलब वैसे करके जाते थे। नहीं नहीं, मैं तो वैसे नहीं करता हूँ, मतलब तो मैं तो कैसे ऐसे करना देखो, होता है? देखो जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होता है ना, जैसे अगर तुमको 35 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो इसका कैसे स्क्वायर करोगे तुम लोग, ये जैसे नंबर की क्लास हमने करवाई थी ना उसमें बताया था। तो 5 जैसे यूनिट प्लेस पे जो 5 है ना उससे हमेशा 25 बनता है, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। और जो दूसरा नंबर बचता है ना इसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 इंटू 4 कर देते हैं। 3 इंटू 4 कितना बनेगा 12। तो आपका जो 1225 है ना वो 35 का परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही तुमको बोला कि 42.25 बोला, अगर तुमको 42.25 और तुमको इसका स्क्वायर रूट करना है, तो अभी के लिए ना एक बार के लिए डेसिमल भूल जाओ, ठीक है। और आप इस तरह से करो, बोलो कि क्या कहते हैं, जैसे 25 कहाँ से आया होगा, 5 से आया होगा, है ना। बोलो 25 कहाँ से आया होगा, 25 तो 5 से आया होगा, ये तो क्योंकि 5 इंटू 5 करके 25 बनेगा। और फिर ये देखोगे ये जो 42 बना होगा ना ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे यहाँ मैंने 3 इंटू 4 किया था, ऐसे आपस में कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन से ही तो 42 बनेगा ना। वो होता है 6 इंटू 7, और उसमें हमें कौन सा रखना है, छोटा वाला। तो हमारे यहाँ पर पास छोटा वाला कौन सा है, 3 वाला, सॉरी 6 वाला, और यहाँ एक डेसिमल लगा दो, काम खत्म हो गया। 6.5%, तो ये हमेशा 6 और 7 में ही होगा, मतलब जैसे आपने बोला कि 6 और 7, 6 into 7। अच्छा हाँ 7 मतलब, 6 42 होगा, ओके ओके। हाँ मतलब 7 6 40, जो 42 है ना वो दो हाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। हाँ हाँ मैं तुम्हें कोई और बताता हूँ, रुको। जैसे 9025 बोला तुमको कोई कि इसका स्क्वायर रूट करो, तो तुम बोलोगे 25 तो बनेगा 5 से, हम्म और 90 जो बनेगा ना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट से बनेगा, और वो क्या होगा 9 इंटू 10 से। 10 उसमें तो छोटा वाला उठा लो। 9
तो 95 का स्क्वायर होगा 9025। और सर लेट्स सपोज अगर कॉन्जिक्यूटिवली नहीं है नंबर्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली नहीं, ये सिर्फ 5 के केस में पॉसिबल है। हाँ जैसे सर 725 ऐसे लेके चलते हैं। हाँ तो 725 है ना, हाँ तो उसके लिए 5 से 25 ही बनाओगे, फिर 72 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे। 72 को 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मैंने तो ये बताया ना कि स्क्वायर 5 रूट पूछ से रही है शायद, मतलब 725 का का स्क्वायर तो रूट पूछ स्क्वायर रहे हाँ हो। हमारे हाँ, भी तो खुद ही मतलब तो जैसे है ही। आपने 7 हाँ 4225 का आप स्क्वायर बना रहे हो, हाँ तो 42 में तो कंसेक्यूटिवली 2 आ गए, 6 into 7। 90 में भी कंसेक्यूटिवली 9 into 10 आ गया, बट 7 में कंसेक्यूटिवली ऐसे नहीं आएगा, 7 into 1 ही आएगा अगर आएगा भी तो। इसका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं सर ये किसी का तो ये ना। परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है ना ओके भाई। जो ये पॉसिबल किस में होता है, उसी वैल्यू में होगा ना जो एक खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 625 में हो जाएगा, वो तो हो 625 सकता है। इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो तुम बोलोगे हाँ 5 बनेगा, और ये 2 into 3 करके बनेगा, इसमें से आप छोटा वाला उठाते हो तो 25 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, खैर बाकी वो जो आप लोग नंबर्स की क्लास फिर से रिपीट होगी तो वहाँ तुमको अच्छे से समझाया जाता है कि कैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना तुमको कि एज मैनी ईयर एज द नंबर ऑफ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पर हमेशा जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन क्या होता है, जब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, मतलब जैसे स्टार्ट होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन आपका कई बार ना कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो उस तरह का क्वेश्चन अभी हम करेंगे, रुको जरा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी वाला किया है, बस ऐसा ही जो है वो 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल है। और फिर बोलता है इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग if the numbers representing the rate of interest in percent and the time in years be equal, ऐसे भी बोलता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स जो है इक्वल है। ठीक है, एंड देन फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट, टाइम बताना है आपको, द टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट। इन जनरल मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि आप जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 9/16 है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो आपको टाइम बताना है वहां पर, और कुछ नहीं है। तो बताओ क्या होगा। 3/4। हम्म 3/4। अच्छा एक सेकेंड, तो 15/2 यानी कि 7.5। यस 7.5 7.5% पर एनम फॉर 7.5 ईयर्स। अब ये कैसे किया आप लोग, ये बताओ। सर जैसे वो इफेक्ट है कि उसको ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट को हमने ले लिया था 9 और फिर प्रिंसिपल को ले लिया 16, तो रेट परसेंट ऑफ 16 इज इक्वल टू 9, तो यस उससे मेरा आ जाता है 9/16 into 100 कर दिया होगा, तो उससे रेट टोटल इंटरेस्ट पता चल गया होगा ना। तो जो कि 56.25 होता है, 0.25। उसको और फिर अभी आपने जैसे बताया कि लाइक 5 और 8 into 7, तो छोटा ले लिया तो 7.5। तो 7.5। ठीक है, ऐसी गलती भी लोग करते हैं कि इसी का 3/4 का ना इन्हीं का स्क्वायर रूट कर देते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से हाँ मल्टीप्लाई करना इंटू तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल।
वो काम भी जरूरी है। चलो, अब जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तुम लोगों को अच्छे से, जब नंबर ऑफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, बट ये बहुत इजी है। यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि टोटल जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलो, अब जैसे अब मैं आपको बता रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट पे मनी लेंड की जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली बेवकूफ बनाया जाता है कस्टमर का, उसको कंपाउंड बना दिया जाता है। मतलब अगर किसी से आप लोन लेते हो तो वो नाम लेगा आपको कि मैं सिंपल इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लगा देगा कि वो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मैं एक केस पढ़ रहा हूँ, वहां पर आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि वो कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड और सिंपल का बेसिक डिफरेंस आप सब लोगों को पता है क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है बताओ, एक छोटा सा कंपाउंड part। इंटरेस्ट पे जैसे लेट्स सपोज अगर 15,000 का आपने प्रिंसिपल लिया और उस पे 1 ईयर में 15,500 बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 15,000 पे इंटरेस्ट आएगा, बट कंपाउंड में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से 15,500 पे इंटरेस्ट आएगा। यस, मतलब मेजर डिफरेंस क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और नया प्रिंसिपल बन जाता है ना। अब देखो इस स्टेटमेंट को सुनना ध्यान से और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का नाम लेके कंपाउंड का काम कर रहे हैं। बोलता है एन मोबाइल फाइनेंसियर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। बोलता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट पे लैंड करते हैं मनी, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 months for calculating the principal. He includes the interest every 6 months for calculating the principal. मतलब हर 6 महीने के बाद जितना भी इंटरेस्ट उसको मिलता है वो उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देता है प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड बन गया ना यहाँ पर। अब बोलता है इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ ₹10%, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाता है हमें वो बताना होता है। मतलब इन जनरल मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे वो जो ऑटोमोबाइल फाइनेंसर है वो बोलता है कि आपको मैं 10% पर एनम के हिसाब से लोन दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे, बट वो क्या करता है कि हर 6 महीने के बाद जितना भी इंटरेस्ट कलेक्ट होता है उस इंटरेस्ट को अपने प्रिंसिपल में ऐड कर लेता है अपने प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर लिया उसने तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला काम हो गया है ना। तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसी पे लगेगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर बोलता है कि अगर वैसे 10% पर एनम वो क्लेम करता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाता है वहां पर। तो उस केस में आप लोग क्या बोलते हो कि जैसे 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करता है, 10% पर एनम चार्ज किया और बोलता है कि एवरी 6 months पे वो क्या करता है एसआई को प्रिंसिपल में ऐड कर लेता है और उससे वो एक और नया प्रिंसिपल बनाता है जिसे हम बोलते हैं P1, प्रिंसिपल 1 बोल लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट लगेगा वो P1 पे लगेगा और P1 पे अगर लगेगा तो ऑब्वियस है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ होगा क्या कि सपोज करो आप लोगों को 10% पर एनम अगर दे रहा है तो उसने 100 रुपीज का फाइनेंस किया और 100 रुपीज का फाइनेंस का मतलब ये है कि 6 महीने में कितना बनेगा 5% बनेगा, क्योंकि अगर साल भर में 10% बन रहा है तो 6 महीने में कितना बनेगा 5%, और 5% का मतलब ये 5 रुपए। तो हो क्या रहा है वो उस 5 रुपए को प्रिंसिपल में ऐड कर ले रहा है, अब बन गया 105। अब जो 5% लगेगा ना वो इस 105 पे लगेगा। अब तो इसका 5% कितना होता है 5.25 5.25 हो गया। आप इसको 5.25 को ऐड करो, ये हो गया 110.25। अब देखो अगर वो डायरेक्टली 10% चार्ज करता 100 रुपए पे तो 100 रुपए पे 10 रुपए चार्ज होता है और उसको 110 रुपीज देना पड़ता है, जिसे हमने बोला 10% पर एनम। लेकिन उसने थोड़ी सी चतुराई दिखाई, टर्म्स एंड कंडीशन में लोगों को घुमा के 110.25 उठा लिया तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना 10.25% पर एनम का बन जाता है।
मतलब सिर्फ इतना सा काम करने की वजह से उसको 1 साल के अंदर अंदर 0.25% का फायदा हो जाता है। अब आप सोचो, यहाँ तो मैंने 100 रुपए की बात की है, अगर यही काम 10 लाख की गाड़ी अगर फाइनेंस कर रहा है, 20 लाख की गाड़ी अगर फाइनेंस कर रहा है, तो कितना बनेगा सोचो। अगर चलो बताओ, यही चीज बताओ, अगर 10 लाख रुपीस की कार को अगर वो फाइनेंस करता है तो उसका 0.25% कितना बनेगा 10 लाख का? 2,500। 2,500 रुपये। सोचो 10,000 रुपए की फाइनेंसिंग के ऊपर ही वो 2,500 रुपये कमा जाता है। इतना सा खेल खेल के बोल क्या रहा है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे, डायरेक्टली बोला उसने कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, उसने बोला कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, बट हर 6 महीने के बाद जितना भी इंटरेस्ट होगा उसको मैं अपने प्रिंसिपल में ऐड कर लूंगा, और अगर अपने प्रिंसिपल में ऐड कर ले उसने कर लिया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, कस्टमर को पता नहीं चला, वो अपना काम कर गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे, मतलब ज्यादातर लोगों से गलत होता है ये वाला क्वेश्चन। और इवन मेरे हॉस्टल के वार्डन ने मेरे को एक बार, मतलब वो यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे को एक बार फोन करके पूछा था, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा शायद। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में से है, क्योंकि आप लोग टर्म पढ़ते हो ऊपर कि सिंपल इंटरेस्ट लिखा है तो हम कंपाउंड बना क्यों रहे हैं, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट लिखने के बाद भी कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो जी। एक डाउट है सर, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? यूपीएससी में जो प्री वाला होता है ना, हाँ सर, उसमें 2 पेपर होते हैं, हाँ उसमें सीसैट और जो, हाँ एक वो होता है एप्टीट्यूड वाला होता है ना, हाँ। वहां पर आते हैं। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट आपका ये हो गया, उसके बाद एक कंसेप्ट और रहता है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जस्ट वेट करो 1 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो, फिर करते हैं इसको। बोलता 13,900 रुपए को 2 अलग स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया, ए और बी में। एक स्कीम पे उसको 14% पर एनम मिलता है, दूसरी स्कीम पे उसको 11% पर एनम मिलता है। इन टोटल जो है उसको 3,508 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के बाद। तो पूछता है कि उसने स्कीम बी पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है ना, हम गलती ये करते हैं कि हम जो है वो दोनों को ना बराबर बांट देते हैं। हम सोचते हैं दोनों को आधा आधा बांटो और उससे पता चल जाएगा, एक को 14% पे करो, एक को 11% पे करो। पर इस केस में ऐसा जरूरी होता नहीं है कि वो आधा आधा ही लगा हुआ है। बस ये जरूर है कि इन टोटल आपको 3,500 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और दूसरी बात, मतलब 3,508 है ना उसमें, कि 3,508 का टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ में वो ऊपर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो 14% और 11% मिलाकर ही मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सोचो। सर पहले तो ये निकालेंगे कि 3,508 कितना परसेंट है, 1 साल का निकालेंगे। उसके बाद एलिगेशन से 11 और 14 से करके डिवाइड कर देंगे। चलो करेक्ट है, और बताओ कोई। सर एक को x ले ले और एक को 13900 x ले लेते हैं, वैल्यूज पुट करके आंसर। अच्छा चलो, वो भी गलत नहीं है खैर, बट अभी ना उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं हम ना।
हम देखो एक एक सिंपल उससे बात करेंगे। जैसे अभी तक आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो करे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ तो आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ना। तो देखो मैं इसको ना बिल्कुल ओपन एक इमेज बना के तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करूंगा, फिर एलिगेशन की बात करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुछ पैसा उसने 14% पे इन्वेस्ट किया और कुछ पैसा उसने 11% पे इन्वेस्ट किया है ना, और टोटल मिला के उसको 3508 रुपीज मिला। तो आप लोग क्या करो ना, आप ऐसा कर सकते हो, देखो बिल्कुल जनरल बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे 11% पर एनम पे सपोज करो एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, और दूसरे पे भी सर हाँ जी, टोटल कितना उसका इंटरेस्ट बन रहा था? 3508 का, और अमाउंट है 13,900। देखो अब इसको ध्यान से सुन लो, तुम लोगों को बहुत आसान लगेगा ना ये क्वेश्चन, वैसे डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत आसान लगेगा इसको करने के बाद। आप लोग क्या करो ना, आप लोग बोलोगे कि जैसे पहले स्कीम ए और स्कीम बी को, हालांकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि स्कीम ए को उसने 14% पर एनम पे लगाया है और स्कीम बी को उसने 11% पर एनम पे लगाया है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि दोनों को ही 11% पे अगर लगाया होता तो कितना पैसा मिलता हमें, है ना। ऐसा सोच सकता हूँ ना मैं कि उसने दोनों ही स्कीम को अगर 11% पे लगा दिया होता तो कितना पैसा मिलता। मैंने दोनों को बराबर कर दिया, तो आप बोलोगे कि 11% ऑफ 13,900 कितना होगा? 1529 1529। 29 और 2 साल के लिए कितना बनेगा? 3058 चलो हम 2 साल का पंगा ही खत्म करते हैं, हम इसको ना एक ही साल रख लेते हैं। तो एक साल में 1529 बन रहा है, और बनना कितना चाहिए एक साल में, इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितना बनेगा? 1750, 1754 बनेगा। 3058 आएगा ना 11 का तो। हाँ नहीं, 3058 दोनों से मिला के आया टोटल, लेकिन मैं ये बोला कि एक को तो 14% पे लगाया था उसने, एक को 11% पे लगाया था। मैंने ये अज्यूम कर लिया पहले, उसका 3 बाद में बात करेंगे, जो 3% बाकी बचा है ना उसी पे क्लू है क्वेश्चन का। अभी मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट 11 पे तो दोनों ने लगाया ही होगा ना, 11% तो दोनों को ही मिला होगा ना। ऑल्दो ए वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा मिला होगा, लेकिन 11% तो कम से कम मिला ही होगा ना दोनों को बराबर। तो मैंने बोला कि 11% ही निकालते हैं, जो बनता है 1529, लेकिन बनना कितना चाहिए? 1754, है ना। तो ये जितना भी कम बन रहा है, ये कम क्यों बन रहा है? ये कम इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने पहली ए वाली स्कीम को 14% पे लगाना था, लेकिन आपने 11 पे लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वाली स्कीम को आपने 3% लेस पे लगाया, है ना। और उस 3% लेस पे लगाने की वजह से ही जो पैसा कम पड़ रहा है, वो इसीलिए तो कम पड़ रहा है ना। तो आप 1754 में से 1529 को माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 225, है ना। तो आप ये बोलोगे ये 225 कहाँ से मिलेगा आपको? उस वाली स्कीम से जो आपने 14% पे लगानी थी, ये उसके 3% एक्स्ट्रा करने की वजह से मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस 225 इज 3% ऑफ स्कीम ए। 225 इज 3% ऑफ स्कीम ए। तो स्कीम ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 225 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, और इसको आप करोगे तो ये आएगा 7500। तो इससे तो मैं ना स्कीम ए का वैल्यू बहुत इजीली मिल गया 7500, और बाकी का जो बचेगा आपका, उसको आप अगर टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपको स्कीम बी का वैल्यू भी मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 13,900 में से अगर 7500 माइनस करेंगे तो 6400। 6400। एक मिनट रुको।
ठीक है, तो ये तो देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस हो गया क्वेश्चन को समझने का। अदरवाइज मैं तो देखो आप लोगों को वैसे भी देखो होने के लिए वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ना कोशिश करो समझने की, प्रॉब्लम को समझोगे ना अगर तो तुमको ये बहुत इजीली दिखेगा। यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, जैसे एक स्कीम को x ले लिया, दूसरी वाली स्कीम को 13,900 माइनस x ले लिया, फिर आप बोलते हो इन दोनों स्कीम को, पहली वाली स्कीम को जो है आपने PRT वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 14 इंटू 2 करके इसको बाई 100 करके इसको कर दोगे, और प्लस में दूसरे वाला वो कर दोगे, ये 13,900 वाला 13,900 माइनस x, और इसको कितने परसेंट पे लगाया आपने, 11% पे 2 साल के लिए, 11 इंटू 2 बाई 100 और इज इक्वल टू 3508 रख दोगे। यही बोला था ना कोई अभी इसी तरह का कुछ? यस सर। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर बेशक निकाल लोगे, लेकिन आपको कंसेप्ट क्या है और प्रॉब्लम क्या है और क्यों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वो कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बस। उसके बाद एक ना इसी का एक एलिगेशन वाला पार्ट होता है, इससे भी ज्यादा इजी, कि आप क्या करो कि जैसे आर्यन बताया था कि आपको 14% पर एनम पे स्कीम ए को लगाया आपने, और स्कीम बी को आपने लगाया 11% पर एनम पे, और तुमने स्कीम दोनों की कंबाइन करने के बाद आपको 3508 बैठना चाहिए। तो आप यही चेक कर लो कि 3508 13,900 का कितना परसेंट होता है। तो सपोज करो मैंने बोला कि 12.5% बन रहा है, या 12 भी रख लो, 12% बना, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, वो आपको उससे वे पता चल जाएगा तो सॉल्व कर लेना। तो मैंने बोला चलो इन केस अगर ये 12% बनता ओवरऑल, तो कुछ नहीं करना था आपको, इस तरह से एक एलिगेशन बनाते, बोलते यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 1 का, तो यहाँ पर रेशो 2:1 बन रहा है, और इसको ऊपर जाके ना ये इन्वर्स हो जाता है, तो ये हो जाता है 1:2, और 1:2 होने का मतलब ये है कि A:B का जो रेशो होता है ना वो 1:2 होता। फिर आप बोलते कि A:B का रेशो 1:2 और उन दोनों का इक्वल टू 13,900, इस तरह से आप एलिगेशन वाले पार्ट से बना पाते हो। तो उसमें होता क्या है कि कई बार आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, बोल देता है कि एक स्कीम ए है, उसको आपने 15% पर एनम पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पर एक स्कीम बी को आपने 35% पर एनम पे इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जो है आपने ओवरऑल इंटरेस्ट जो मिला आपको वो मिला 23% का सिर्फ। तो आपको पूछ लेता है कि A:B का रेशो क्या होगा, तो वहाँ पर आप लोग जो है डायरेक्टली इस तरह से बता सकते हो, 15 और 23 में डिफरेंस होता है 8 का, और यहाँ कितने का होगा 12 का, रेशो आपका 2:3, और इसी को जाके ऊपर अगर आप इन्वर्स कर दोगे तो वो 3:2 के रेशो में दोनों स्कीम में आपने पैसा लगाया होगा। और ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से, मतलब जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसका, जो एलिगेशन वाले कंसेप्ट का, वो आपको ग्रुप 2 एवरेज वाली जो क्लास होती है ना वहाँ से अच्छे से समझ आता है। वहाँ पर हम डिटेल में यही सब चीज़ें बताते हैं। फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन करने से पहले एक बार अगर देखना चाहते हो तो ग्रुप 2 एवरेज करके हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, वो एक बार देख लेना, तो आपको एलिगेशन का और फंडा अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये यही नहीं, ये बहुत सारी जगह हेल्प करता है आप लोगों को। जहां आप 2 मिनट लगाने वाले हैं किसी क्वेश्चन में, वहां आपका 1 या आधे मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो बस आज के लिए हमारा इतना ही है। तो बाकी आप लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लेंगे, है ना। आप लोगों के डाउट आते हैं तो डिस्कशन बेस्ड क्लास रख लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ना करना का कोई ऑप्शन है नहीं, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम आता है तो बताना आप लोग, और देन विल सी। ठीक है, चलो बाय। सर कल कितने बजे होगा क्लास? तो अभी पोस्ट हो जाएगा ग्रुप पे। सर ये इंटरव्यूज कब खत्म होंगे? इंटरव्यूज अभी जल्दी में होने वाले हैं खत्म। अभी ऐसा है ना, पोस्टपोन कर दिया है शायद थोड़ा सा, अदरवाइज तो होने भी लगते अब तक। दुखी हो गए तुम इंटरव्यूज से? बहुत ज्यादा हो गया सर, मेरी दूसरी क्लास ही रखवा दो। अरे तुम ज्यादा ना परेशान मत रहा करो, ठीक है। जब तुम सर